Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcomes to all of you on Sri Karni Academy and EduTech portal. तो we discussed regarding cell and type. सेल के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की हिस्ट्री पढ़ी थी और आज हम बात करने वाले हैं और सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स में बात की। जैसे सेल वॉल के बारे में बताया था मैंने आपको, डिफरेंट टाइप्स की सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग थी, फंगस की अलग थी और प्लांटे की अलग थी। उसके बाद बात की थी मैंने सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड अपना एक नेक्स्ट ऑर्गेनेल लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि है न्यूक्लियस। बड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेल का। क्यों है? क्योंकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ऑर्गेनेल का डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। कैन यू प्रोवाइड मी ब्लैंक स्लाइड? जस्ट हाँ, अब इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको देखिएगा कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं बड़े अच्छे से आपको याद रहेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स, अब इसको हम क्लासिफाई करने वाले हैं, आपको याद करते रखना है उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होंगे। इसको मैं तीन ग्रुप में कैटेगराइज कर रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और यहां पे लिख रहा हूं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड तीसरा हम कह सकते हैं विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये तीन तरह के ऑर्गेनेल्स को हमने क्लासिफाई किया तीन कैटेगरी में, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और तीसरा विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो अब यहां पे जो हम पढ़ेंगे तो मेनली तीन ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। एक होगा न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीनों कैसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड पाई जाती है। अब सिंगल मेम्ब्रेन में बात करें तो यहां हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। तीसरा लाइसोसोम, फिर पेरोक्सिसोम, एटसेट्रा। अब यहां पे जो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो विदाउट मेम्ब्रेन में हम बात करेंगे तो वो है मेनली तीन। सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम, दूसरे बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस,
तीसरा बात करेंगे तो सेंट्रियोल। तो ये बड़े बड़े तौर पे ऑर्गेनल्स होते हैं। और भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, किसी ऑर्गेनल के बारे में जानना चाहते हैं, बेसिक आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल के ऑर्गेनल्स हैं। सेल के ऑर्गेनल्स मतलब कि दे आर द पार्ट ऑफ सेल, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, सेल का ऑर्गेनल, सेल का अंग हिंदी में इसको कहें तो। जिस तरह से हाथ और पैर हमारे बॉडी के अंग है, उसी प्रकार ये सारे की सारी चीजें क्या है, सेल के अंग है, सेल के ऑर्गेनल्स के लिए। तो हम बात करें हमारे प्रीवियस स्लाइड की, जो न्यूक्लियस पे थे, हम उस पे चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए। तो न्यूक्लियस के संबंध में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल का ऑर्गन है ये। क्यों है? क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट, इट्स अ जस्ट अ मिनट, it's a most important cell organelles या organ of the cell, usually in the middle, सेल के सबसे मिडिल में प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में बात करें तो ये सेल है, तो ये न्यूक्लियस यहां मिलेगा। और अगर ये प्लांट सेल है जिसके चारों तरफ एक वॉल है कुछ इस तरह से, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ जाएगा, क्योंकि बीच में बड़ा सा क्या आ जाएगा, वैक्यूल। ये वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, और ये सेंटर में होता है तो न्यूक्लियस एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये पेरिफेरी की तरफ होता है थोड़ा, क्योंकि वैक्यूल बड़ा सा आ जाता है सेंटर में। समटाइम्स इन प्लांट सेल इट इज टुवर्ड द पेरिफेरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होता है। इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज एंड डिवाइड द सेल, इट आल्सो कंट्रोल द एंटायर सेल। पूरे सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेल किस तरह से कब डिवाइड करेगी उसका भी कंट्रोल किसके पास है, इसी न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जेनेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब जल्दी से इसका बताइए मुझे कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। ये मैं आपको ऑलरेडी इसकी सेल हिस्ट्री के संबंध में बता चुका हूं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेल और सेल हिस्ट्री। तो इसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का इन्वेंशन किसने किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। जल्दी से देखते हैं कितने लोगों को पता है, अभी तक याद कितना है। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हम बात करें तो वो होता है डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी से वो भी रिप्लाई कीजिएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो दो क्वेश्चन पूछे आपसे मैंने, एक तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी से संबंधित, दूसरा डीएनए का पूरा नाम। फिर अब बात करें ये न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल का ऑर्गेनेल है। एक तो ये वाली मेम्ब्रेन है, दूसरी ये वाली मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन जो होती है बाहर की तरफ उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और दूसरी मेम्ब्रेन देखो, ये मेम्ब्रेन जो है जो अंदर की तरफ है उसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब ये देखो यहां पे ये जो डॉट्स लगे हैं ये वाले, ये कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या है, न्यूक्लियर पोर, छेद है। इसी के द्वारा जब हम बात करेंगे व्हेन द आरएनए फॉर्म्स फ्रॉम द डीएनए बाय द मेथड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट आरएनए कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर क्या है, यहां पे साइटोप्लाज्म। तो यहां से ये पोर लगे, यहां से जो आरएनए बना है वो आरएनए यहां पे आ गया। अब जो ये आरएनए यहां पे आ गया है, ठीक है, तो किसकी मदद से आया है, इन्हीं न्यूक्लियस पर जो पोर्स प्रेजेंट है उसको कहा जा रहा है न्यूक्लियो या न्यूक्लियर पोर्स।
फिर बात करेंगे तो न्यूक्लियर के चारों तरफ जो एनवेलप होती है, जो मेम्ब्रेन में बताया आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। फिर यहाँ पे जो डीएनए होता है वो हाईली कंडेंस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पे उस कंडेंस फॉर्म को कहा जाता है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमा मींस कलर होता है, ये कलर दिख रहा है आपको, स्टेन किया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं क्रोमेटिन। और इसके भीतर ही inside the nucleus one more cell organelle is found which is called nucleolus। तो सेल यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, उसके अलावा राइबोसोम होते हैं। ठीक है, राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है? इसी न्यूक्लियोलस में होता है। जो राइबोसोम हमने बात की थी, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियोलस में होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस को यहाँ पे इनको कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्रीज, बिकॉज राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड हियर। और न्यूक्लियोलस के इन्वेंशन के बारे में बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी से संबंधित है वो है फोंटाना और बाउमैन ने की थी। फोंटाना एंड बाउमैन, मतलब कि यहाँ पे फोंटाना ने इसको देखा था, खोजा था और नाम इसका दिया था बाउमैन ने। सेम इसी चीज के लिए। हाँ निक्की जी, गुड इवनिंग। बड़े लेट आए, क्लास जो हो गई आगे वाला देखिएगा। सब सेल ऑर्गेनेल्स हमने बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस को इन्वेंट करने के लिए। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी और दूसरा था डीएनए का पूरा नाम। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी अब मेरे ख्याल से आप लोग भूल गए, मैं बता देता हूं, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये सारी चीजें हुई न्यूक्लियस से रिलेटेड, बड़ी सारी इंटरेस्टिंग और सारे इंपॉर्टेंट। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या जाना? एक तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ऑर्गेनेल है। ठीक है, सेल के मिडल में पाया जाता है। उसके अलावा प्लांट सेल में बात करें तो थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंटर में क्या होता है? वैक्यूल होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो पूरा सेल को कंट्रोल करना, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और सेल कब डिवाइड करे उसके साथ ये भी डिवाइड होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में हमने बात की, ये इसकी जो एनवेलप होती है न्यूक्लियर एनवेलप, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कहाँ कैटेगराइज कर रखा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। उसके अलावा यहाँ पे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज चलता रहता है। न्यूक्लियस से कोई चीज साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में कोई चीज न्यूक्लियस में आनी है तो इन्हीं पोर्स के थ्रू आती है। फिर इसके अलावा इसमें सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है जिसको कहा जाता है डीएनए, जो कि होता है क्रोमेटिन फॉर्म में, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब, निक्की ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे ये देखिए न्यूक्लियस के भीतर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये तो कहलाता है न्यूक्लियोलस। फिर यहाँ पे ये पोर्स जिनके थ्रू न्यूक्लियस से कोई चीज कहाँ आ रही है? बाहर साइटोप्लाज्म में, और जो उसकी कवरिंग है वो कहलाता है न्यूक्लियर एनवेलप। और ये क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक धागेनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जा रहा है क्रोमेटिन। और यही क्या है? क्रोमोसोम का टाइप यही डीएनए है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये वाला सिर्फ न्यूक्लियस बताया हुआ, और ये है न्यूक्लियोलस। तो किसी भी चीज को न्यूक्लियस से सेल में आनी है, साइटोप्लाज्म में आनी है, तो किसके थ्रू आएगा? इन्हीं पोर्स के थ्रू। ये जो डॉट डॉट बने, इन्हीं पोर्स के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई चीज साइटोप्लाज्म में आती है। नेक्स्ट बात करें, साइटोप्लाज्म, सेल का जो अंदर का फ्लूइड होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि आयु कह सकते हैं हम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
ये साइटोप्लाज्म कहें या फिर प्रोटोप्लाज्म कहें, एक ही बात है। तो ये सेल के अंदर का, ये हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, और ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियस। तो अब बाकी ये जो पूरा अंदर का फ्लूइड है, जो भी सेल के अदर ऑर्गेनल्स होंगे वो कहां मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं इसी साइटोप्लाज्म में, और इसी साइटोप्लाज्म को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो यहां पे इसका रोल होता है सेल के अदर ऑर्गेनल्स को रखना, किसी चीज को कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना, कोई इंफॉर्मेशन आएगी लाने ले जाने के लिए साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। जैसे कोई चीज होगी माइटोकॉन्ड्रिया तक जानी है तो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाएगा, लाइसोसोम तक जानी है तो लाइसोसोम तक ये पहुंचाएगा। तो मेनली ये साइटोप्लाज्म का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये पूरा सेल के अंदर का फ्लूइड होता है, उसके अलावा सेल के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है लेकिन न्यूक्लियस से कम, ठीक है। सेल अपनी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में सिंथेसाइज होती है। अब एटीपी का पूरा नाम कितने लोग जानते हैं? जल्दी से अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं अभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बात करें तो यहां पे इसकी खोज की थी अल्टमान ने, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो दिया था, बिल्कुल बिल्कुल भवानी, इसको पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, जो यहाँ आपको स्लाइड में दिख रहा है। मैं कह रहा हूं एटीपी का पूरा नाम, मैंने ये पूछा था कि एटीपी का पूरा नाम बताइए। अब इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो तो की थी अल्टमान ने। इसका जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं, हाँ ये लास्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, सेल ऑर्गेनेल्स, उस चैप्टर के लिए, ठीक है। जो सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं बस उसको शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, जो भी कंप्लीट है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। निक्की बिल्कुल आप बता रही है लेकिन आधा अधूरा बता रही है। एडिनोसिन होता है, ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सीन का कहाँ इंपॉर्टेंस है ये अब आप जब हम मॉलिक्यूलर की बात करेंगे उस समय आपको पता पड़ेगा, एक सीन ने लगाने से बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी डिस्कवरी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया? अल्टमान ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, इसका नाम किसने दिया? वो दिया था बेंडा ने। ऐसा नहीं है कि अल्टमान ने इसको जब डिस्कवर किया था तो इसको नाम नहीं दिया था, ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए, यहां तक पहुंचे बड़ी बात है, और किसी ने ये भी जवाब नहीं दिया था तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है निक्की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से संबंधित बात कर रहे थे हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है, अल्टमान ने जब इसको खोजा था, इसको जब डिस्कवर किया था तो इसको नाम दिया था क्या? बायोब्लास्ट। लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं वो किसने दिया है? वो बेंडा ने दिया, ठीक है। तो अब इसका रोल क्या होता है? इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के लिए एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो किस फॉर्म में कर रहा है? एटीपी के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहा जाता है ETS सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और कहीं जगह आपको यह भी लिखा हो सकता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिस्टम लिखा है तो भी ठीक है, चेन लिखा है तो भी ठीक है। चेन तो इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ सिंथेसाइज होगा एटीपी,
जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जब मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस टीसीए पढ़ाऊंगा, तो उस दौरान बताऊंगा कि यहाँ पे एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसको पावर हाउस कहा जाता है और अराउंड 70% ऑफ द एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स जो थे वो 3 थे, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ ही रहे, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है डबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल एनवलप, और यहाँ पे ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, जैसे अगर मैं कहूँ ये अगर मुझको एरिया कवर करना है इस तरह से, तो कितना एरिया कवर कर सकता हूँ, ऐसे, सिर्फ इतना सा, इतना ही होगा। लेकिन मेरे पास कोई धागा है, अगर मैं इसको यहां से लपेट ले, इतना ही है तो मैं इसको ऐसे ही लपेट लूंगा, और ज्यादा है तो क्या करूंगा, मैं इसको यहां से लेकर के इस तरह से राउंड करूंगा, फिर यहां से इस तरह से और इस तरह से यहां लपेटते जाऊंगा। कब? जब उसका एरिया ज्यादा है, कुछ ज्यादा लंबा थ्रेड है। तो सेम इसके लिए बात करेंगे, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया का उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो क्या होती है, वो फोल्डिंग्स बना लेती है। तो इस तरह से फोल्ड के कुछ एरिया यहां से इस तरह से करेगा, तो एरिया क्या बढ़ गया, सरफेस का एरिया बढ़ गया, एक्सपोजर। यहां देखें तो एक्सपोजर एरिया कम था, एक यहां आप कोई चीज लगा सकते हो, अंदर की तरफ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते यहां बस टिप पे और यहां पे लगा सकते हो। तो क्या हो गया, एक्सपोजर एरिया कम हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने किया तो एक्सपोजर एरिया बढ़ गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। इस तरह से एक्सपोजर एरिया बढ़ गया, तो हम उसको कह सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया कब बढ़ा, जब इसने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, वो देखिए आप ये वाले, ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनएन जो मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रिस्टी। ये क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। उसके अलावा जिस तरह से हमने अभी न्यूक्लियस में बात की थी, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसी तरह से सेम चीज माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक खुद का डीएनए होता है। और डीएनए कैसा होता है, यहाँ पे जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा हो, आपको पता हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने किस तरह के डीएनए की बात की थी, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बात की थी डबल स्टैंडर्ड कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए, कुछ इस तरह से डीएनए होता है। तो इस प्रकार का डीएनए जो होता है वो सेम प्रकार का डीएनए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब उसके नंबर वेरी कर सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, उसका सेल के पर्पस पे कौन सा सेल है उसको कितना काम करना पड़ रहा है। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरी करते हैं। ठीक है, कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कितने होंगे, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। नो प्रीवियस स्लाइड। तो उस सेल को कितना काम करना पड़ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। कोई सेल ज्यादा वर्क नहीं कर रही है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होंगे, कोई सेल ज्यादा काम कर रही है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम कौन से, 70S टाइप के। कौन से राइबोसोम, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। जब राइबोसोम मैंने आपको बताए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 70S एंड 80S। तो अभी न्यूक्लियस की हमने बात की थी, न्यूक्लियस में जो राइबोसोम थे वो कैसे थे, 80S। ठीक है, जबकि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में 70S थे और यहाँ पे यूकैरियोट्स में 70S राइबोसोम का है। ये जो राइबोसोम है वो सारे कैसे है, 70S। तो और जो हम बात करेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो ये ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ पे कुछ डॉट डॉट्स जो आपको ये दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स। ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। और ये वही साइट है जहां पे मेनली एटीपी प्रोड्यूस होती है।
ठीक है, जो मेनली ऑक्सीडेशन करने में सहायक होती है, एटीपी प्रोडक्शन में सहायक होती है। सेल के ऑलमोस्ट 70% जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये ग्रीन एक्चुअल में बता रखा है, ग्रीन कलर का ऑर्गेनेल्स कौन सा है, यहां क्वेश्चन मार्क लगाना था तो लगाना भूल गए, तो आपसे पूछते हैं, ये ग्रीन कलर का ऑर्गेनेल्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जल्दी से इस ऑर्गेनेल का नाम बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इस ऑर्गेनेल में, इस कारण से ग्रीन कलर का दिखता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है और प्लांट सेल में ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर किसी ने मेरा कल का वीडियो देखा है तो उनको पता होगा। किसी को नहीं पता तो चलो लिखते हैं, बात करते हैं। इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि इसी ऑर्गेनेल्स में बात करें तो यहां पे ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल भवानी सिंह आपने सही बताया, क्लोरोप्लास्ट, जिससे पहले आई थिंक मैंने लिख दिया था बोर्ड पे, अगर उससे पहले बता तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का इसके पास एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से टाइप्स होंगे वो हम क्लास 12 में बात करेंगे। आपके वैसे हाँ एक टॉपिक आपका एनसीईआरटी सिलेबस हो गया, तो आपके जब फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ये फोटोसिंथेसिस का पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम बात करेंगे क्लोरोफिल और उसके डिफरेंट टाइप्स के लिए, क्योंकि एल्गी में अलग क्लोरोफिल होता है। हम बात करेंगे प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल के अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो एल्गी में भी अलग अलग तरह की एल्गी होती है, रेड एल्गी, ब्लू ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो उनमें सब में अलग अलग प्रकार का क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमने नेक्स्ट स्लाइड में बनाया, देखते हैं, सॉरी प्रीवियस वन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मिसिंग है, मैं आपको यही बता देता हूं। ये भी बड़ा सिंपल सा है ऑर्गेनेल, जैसे बताया मैंने आपको, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ये दो मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? बाहर वाली मेम्ब्रेन कहलाएगी आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन स्पेस। उसके अलावा बात करेंगे, यहां पे कुछ इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बात की अभी, वहां माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रिस्टी होता है। यहां पे क्या होता है? ये इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस बैग को जो स्ट्रक्चर है, एक वेसिकल तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है थाइलेकॉइड। अब ये थाइलेकॉइड आपस में सब जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो गए सिस्टमेटिक वे में। तो ये दिख रहा है एक थाइलेकॉइड का पूरा एक स्टैक्स बन गया। जो ये थाइलेकॉइड का स्टैक बना है यहां से लेकर के ये यहां तक, और ये कहलाता है ग्रेना। किसी को कोई डाउट हो भेज दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। इस तरह से पूरे में बात करें क्लोरोप्लास्ट में, तो ऐसे बहुत सारे ग्रेना होते हैं, और ये ग्रेना जब एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनको जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है बीच में, उसको कहा जाता है इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम।
ग्रेनम। इंटरग्रेनम क्या है? दो ग्रेनम को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है। उसके अलावा यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है, ये क्या चीज है? जल्दी से इसका नाम बताओ। ये है डीएनए, और वो भी कैसा? dsDNA। तो ds का मतलब क्या है? उसके अलावा मैं यहां डॉट डॉट बना रहा हूं कुछ, ये डॉट डॉट है राइबोसोम। अब क्लोरोप्लास्ट में किस टाइप के राइबोसोम्स होंगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। यहां राइबोसोम का टाइप कौन सा है? 70S या 80S? राइबोसोम वो आप बताओगे जब लिखेंगे। तो राइबोसोम्स यहां प्रेजेंट है। और क्या बात करें हम, अब यहां पे कुछ लिक्विड भी होता है। जिस तरह से न्यूक्लियस में फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है, और यहां पे जो फ्लूइड होता है, जो उसका लिक्विड मटेरियल है, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। जी भवानी सिंह ने बताया है 80S राइबोसोम। जी भवानी सिंह, यहाँ 80S नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे कैसे? क्योंकि मैंने लिखा है डीएनए भी होता है कैसा? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए होता है? प्रोकैरियोट के जैसा। और प्रोकैरियोट में कैसे राइबोसोम होते हैं? 70S टाइप के। तो यहां पर भी राइबोसोम कैसे होंगे? 70S टाइप के। तो ये बेसिक चीजें आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगी। थाइलेकॉइड, ग्रेना, इंटरग्रेनम, डीएनए, और डीएनए भी कैसा? प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया के जैसा। और बैक्टीरिया में जो डीएनए था उसको हमने नाम दिया था जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। तो उसी तरह का यहाँ पे एक डीएनए होता है। राइबोसोम होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में एक फ्लूइड होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट में बात करेंगे तो मेनली जो रिएक्शन होती है वो थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा में होती है। अब एक चीज हम कह सकते हैं, सबसे हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी एक स्लाइड में, तो अगर शुरू से आपने क्लास अटेंड की हो तो आपने देखा हो, तो हमने एक फर्स्ट कैटेगरी लिखा था डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में हमने 3 सेल ऑर्गेनेल लिखे थे। एक था न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन। और तीनों ही ऑर्गेनेल्स के पास क्या है? तीनों ही ऑर्गेनेल्स के पास डीएनए होता है। डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने डीएनए की बात की, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है जिसको हमने क्रोमेटिन फॉर्म में बात की थी। तो ये तीनों ही कैसे हैं? तो हम ये कह सकते हैं तीनों ही सेल ऑर्गेनेल के पास क्या होता है? डीएनए होता है। और क्या होते हैं? तीनों ही सेल ऑर्गेनेल के पास राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं। यहां पे जो ये एक पूरा के पूरा, हम कह सकते हैं इसको एक तरह से क्लोरोप्लास्ट को प्रोकैरियोटिक सेल पूरा फीचर मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, वो डीएनए यहाँ है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होता है, यहाँ पर है। और जो बेसिक एक सेल चीज चाहिए वो सारी सारी अपने आप में क्या है? एक क्लोरोप्लास्ट अपने आप में क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल है। तो मैं इधर से बता रहा हूं आपको, ये कोई सेल है, प्लांट सेल, और प्लांट सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी अपने आप में सेल हो गया।
और ये तो बड़ी सेल है ही, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा टर्म, सेल विद इन द सेल, सेल विद इन द सेल यूज कर सकते हैं ना टर्म। क्लोरोप्लास्ट अपने आप में क्या है, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में क्या है, सेल, तो हम इसको कह सकते हैं सेल विद इन द सेल, क्योंकि इसके सारे फीचर्स किससे मिल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से मिल रहे हैं। तो इसके लिए कॉमन टर्म हमने अच्छा यूज किया है, सेल विद इन द सेल इज यूज्ड फॉर द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज द फीचर्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कल क्लास है क्या सर, कल क्लास का तो आपको यहाँ का मैनेजमेंट बता पाएगा, ठीक है, तो मैनेजमेंट अभी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। कल का क्लास का शेड्यूल वैसे मेरी 12 में तो होगी, आप चाहे तो अटेंड कर सकती हैं, उसमें हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं और वैसे आपके सिलेबस में है अभी। इस बार जो एनसीईआरटी का सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें मेंशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा और 12 के सिलेबस में इसलिए क्योंकि उनके पास पिछले 11 में उन्होंने पढ़ा नहीं था, सिलेबस आपका इस बार चेंज हुआ है वापस एनसीईआरटी का, तो आप चाहें तो वो भी अटेंड कर सकती हैं। तो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, जो अपने आप में एक तरह से सेल का बिहेव करता है और इसीलिए उसको सेल विद इन द सेल कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में एक सेल की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको भी सेल विद इन द सेल कहा जाता है। जबकि न्यूक्लियस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियोलस के लिए ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, क्योंकि न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस अपने आप में भी क्या है, एक ऑर्गेनेल। तो इन टर्म्स से कंफ्यूज ना हो, इजी वे में आपको समझे। फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो, कोई चीज दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछें। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ पाएंगे। तो आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक, और अपने प्रश्नों को आप सामने लाएं, रखें ताकि मुझ तक पहुंचे, और मुझ तक पहुंचेंगे तभी मैं आपको उसका आंसर कर पाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी जिसके लिए भी मीनिंगफुल हो, फायदेमंद हो, उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अभी कर ले, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जैसे ही हमारे अपडेट्स हो, क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। निकी आपको बता देंगे मैनेजमेंट कि क्लास हमारी कब होगी, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आगे चाहूंगा। जय हिंद।